Hello and welcome back, dear friends, at Lit eCity YouTube channel, your one-stop destination for English learning resources. दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है, it is about one of the most difficult concepts for students belonging to India, especially Northern India. और ये टॉपिक है पोइट्री से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निकल एस्पेक्ट का, दैट इज प्रोसेडी. नाउ देखिए, जिन्होंने भी पोइट्री इंग्लिश लिटरेचर को एज ए स्टूडेंट परस्यू करा है, they know one of the most difficult things an Indian student faces is to understand the concept of meter, rhythm. बहुत मुश्किल होता है पहचानना, बिकॉज इट इज नॉट आवर मदर टंग. तो हम नहीं जानते जो इसका नेचुरल रिदम है. उस और सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर जो इस डिफिकल्टी को और इंक्रीज कर देता है, जो हमारी नेटिव लैंग्वेजेस हैं, they don't have the similar pattern of the rhythm as English has. तो इस वजह से जो इससे रिलेटेड जितने भी टेक्निकल पॉइंट्स हैं, वेदर इट इज मीटर, वेदर इट इज स्कैंजियन, सिलेबल्स को काउंट करना, स्ट्रेस और नॉन स्ट्रेस्ड सिलेबल्स को आइडेंटिफाई करना, इट बिकम्स क्वाइट डिफिकल्ट फॉर अस. ये वीडियो कोशिश करेगा आप लोगों को हेल्प कर सके. जो भी इंपॉर्टेंट इससे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट होते हैं, सुप्रा सेगमेंटल किन्हें बोलते हैं, सिलेबल का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, पिच, क्वांटिटी और स्ट्रेस, इन तीनों को डिस्कस करेगा. एक्चुअली में वी कैन से ये दो लेसन्स का सीरीज है. आज हम देखेंगे इनसे रिलेटेड, और जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो पर्टिकुलर मीटर के ऊपर होगा. So let's start this video. Watch carefully, watch till end to understand the basic concept of prosody. तो दोस्तों, फर्स्ट बेसिक फॉरमोस्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज prosody? prosody होता क्या है? देखिए दोस्तों, इट इज स्टडी ऑफ मेजरेबल. नाउ व्हाट इज मेजरेबल? देखिए, मेजरेबल से मतलब है, जस्ट वन सेकेंड, मेजरेबल से मतलब है which can be measured, जिनको हम किसी ना किसी यूनिट के अंदर काउंट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं. ऐसे स्ट्रक्चर्स ऑफ साउंड इन लैंग्वेज एंड इन पोइट्री. बेसिकली प्रोसेडी इज अबाउट पोइट्री, ये तो तय है. बट वो फीचर, क्योंकि पोइट्री इज व्हाट, इट इज रिटन इन लैंग्वेज. अलग अलग आर्ट का जो एक्सप्रेशन है उसका मीडियम अलग अलग होता है. पोइट्री का वो जो मीडियम है वो है लैंग्वेज. तो जो प्रोसेडी है, साउंड इन लैंग्वेज, इससे जुड़ी हुई है. इससे ये भी हम अभी पता कर लेते हैं, इट इज मोर अबाउट द साउंड, नॉट अबाउट द वर्ड रिटन ऑन द पेज. कुछ चीजें तो ऐसी होती हैं जो पेज पर हम पढ़ते हुए भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं. Whether there are rhetorical devices, उनके लिए बोलना जरूरी नहीं है, आप पढ़कर भी उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. बट देयर आर अदर फीचर्स जिनको समझने के लिए, फॉर एग्जाम्पल, इफ अ वर्ड हैज अ पर्टिकुलर स्ट्रेस और नॉट, उसके अंदर कौन से पर्टिकुलर सिलेबल पर स्ट्रेस या एक्सेंट आ रहा है और कौन से पे नहीं आ रहा है, तो ऑब्वियस है उसको उसके लिए बोलना पड़ेगा. सो इट इज अबाउट साउंड, स्पोकन वर्ड इन लैंग्वेज एंड इन पोइट्री. और सेकंड इंपॉर्टेंट बात है कि कौन से स्ट्रक्चर्स विच कैन बी मेजर्ड. ये दो चीजें हमें ध्यान में रखनी है. अगर हम इस वर्ड की बात करें तो और पिक्चर क्लियर हो जाती है. जो प्रोसेडी वर्ड है, इट ट्रेसेस इट्स रूट बैक टू एंशिएंट ग्रीक वर्ड प्रोसोइडिया. देखिए, प्रोसोइडिया जो एक ग्रीक वर्ड है, उसका मीनिंग ही किसके अंदर है? सॉन्ग संग टू म्यूजिक. सिंपल है बात कि इफ देयर इज सिंगिंग, इट मींस मेलोडी. जो प्रोसेडी का मेन टास्क है आइडेंटिफाई करना, इट मींस, देखिए, कोई भी मेलोडी जो होती है वो एक बड़ा नेचुरल ह्यूमन इंक्लिनेशन है कि लैंग्वेज जो है, उस लैंग्वेज को वो थ्रू मेलोडी प्रेजेंट करना चाहता है.
हम जब डेली कन्वर्सेशन करते हैं तो ऐसा नहीं है कि उसके अंदर मेलोडी नहीं होती है या रिदम नहीं होती है, इट हैज अ डिफरेंट रिदम। लेकिन जब उसी चीज को पोइट्री के मीडियम से एक्सप्रेस किया जाता है, मेलोडी बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। दैट इज व्हाई इट अपील्स टू पीपल। लोगों को अपील वो तभी करता है जब उसके अंदर एक मेलोडी हो। मेलोडी होने के लिए क्या जरूरी है? टू थिंग्स, टाइम एंड ट्यून। टाइम से हमारा मतलब है रिपीटिशन, रिकरेंस। एक पर्टिकुलर गैप या इंटरवल के बाद एक पर्टिकुलर साउंड या इफेक्ट का रिपीट होना, दैट इज कॉल्ड रेगुलरिटी ऑफ टाइम। दूसरा हो गया ट्यून। तो ये जो रेगुलरिटी के बाद अकर हो रहा है वो क्या है? वो ऐसे हो सकता है कि पर्टिकुलर लेटर हो तो हम इसको एलिटरेटिव इफेक्ट कह सकते हैं। वो हो सकता है पर्टिकुलर वे ऑफ स्पीकिंग अ सर्टेन सिलेबल हो सकता है, तो इसको हम स्ट्रेस और अनस्ट्रेस का कहते हैं। तो इस तरह से हो सकता है कि हर 3 या 4 सिलेबल्स के बाद एक स्ट्रेस होता हो, या ऑल्टरनेटिव स्ट्रेस अनस्ट्रेस, स्ट्रेस अनस्ट्रेस, या ऑल्टरनेटिव अनस्ट्रेस स्ट्रेस अनस्ट्रेस स्ट्रेस चलता हो। तो ये जो चीज है टाइम प्लस ट्यून, ये मिलकर बनाते हैं मेलोडी को। और मेलोडी सॉन्ग संग टू म्यूजिक, जो बेसिक हम कह सकते हैं उसी की स्टडी कि मेलोडी कैसे है, मेलोडी का रीजन क्या है, मेलोडी को आइडेंटिफाई कैसे करें, उसका पैटर्न क्या है, यही सारी चीजें हम स्टडी करते हैं प्रोसोडी के अंदर। तो मैंने टेक्निकल की बजाय आपको सिंपल वर्ड्स के अंदर समझा दिया है। प्रोसोडी बेसिकली जब इसको डेवलप किया गया एज अ स्टडी ऑफ रिदम, इट डेवलप फ्रॉम द वेरी बिगनिंग विद द मेलोडिक फीचर्स ऑफ द स्पोकन लैंग्वेज। ह्यूमन बींग्स ने जब इन्वेंट करा लैंग्वेज को, देखिए वी बिकेम इवॉल्व्ड, उसका जो मेजर फैक्टर है डेवलपमेंट का हमारा एज ए स्पीशीज, होल एज अ स्पीशीज, उसमें लैंग्वेज का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। वी सी अराउंड आवरसेल्फ, जितना भी एनिमल किंगडम है, जितना डेवलप्ड, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्रिहेंसिव हमारा लैंग्वेज सिस्टम है, वो कहीं भी नहीं पाया जाता। इस लैंग्वेज सिस्टम के डेवलपमेंट के, इवॉल्वमेंट के साथ साथ इस लैंग्वेज में इनहेरेंट जो मेलोडिक एस्पेक्ट था, उसकी स्टडी को हमने प्रोसोडी के अंदर किया। अब जो बेसिक हमारा स्पोकन मैकेनिज्म है, उसके अंदर सेगमेंटल्स, जो वर्ड है सेगमेंटल्स, सेगमेंटल्स स्मॉलेस्ट यूनिट्स हैं ऑफ लैंग्वेज, जिनको हम फोनेटिक्स के अंदर, स्टडी ऑफ साउंड के अंदर फोनीम्स कहते हैं। और ये हम जानते हैं, आपने फोनेटिक्स के अंदर पढ़ा होगा, दे मेक द प्राइमरी साउंड सिस्टम ऑफ अ लैंग्वेज। व्हाट इज अ फोनीम? जो आप बेसिक डेफिनेशन जानते होंगे कि मिनिमल एलिमेंट ऑफ साउंड which can be differentiated from another unit। तो वो स्मॉलेस्ट यूनिट है जो हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि इस यूनिट, ये यूनिट दूसरी यूनिट से अलग है। और इन यूनिट्स को जब हम डिस्कस करते हैं, जब हम एनालाइज करते हैं पोइट्री के अंदर, वर्ड्स के अंदर, या फिर स्पोकन लैंग्वेज में, तो इनको हम सेगमेंट्स कहते हैं। ईच सेगमेंट हैज इट्स यूनिक फीचर। तो ये तो हो गया सेगमेंट का बात। जैसे हम अगर बात करें इन दो फोनीम्स की, दे बोथ आर बेसिकली, अगर हम इनको बताएं प्लॉजिव हैं बोथ, तो वहां डिफरेंस खत्म हो गया। बोथ लेबियल हैं, लिप्स के मीडियम से बोले, इनको बोला जाता है कॉन्सोनेंट साउंड्स को, यहाँ पे डिफरेंस खत्म हो गया। लेकिन एक को बोलने के अंदर आपका जो यहाँ पर लिरिक्स है वो पूरा ओपन होता है, और एक में थोड़ा सा पुश लगता है, तो यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस आ गया। तो ये स्मॉलेस्ट यूनिट का जो डिफरेंस है, ये फोनीम तक ही लिमिटेड है। अब क्या होता है, not all sound phenomena can be described at the level of phoneme। कई बार कुछ पर्टिकुलर ऐसा एक फेनोमेना होता है रिलेटेड विद साउंड मैकेनिज्म, जो एक फोनीम तक लिमिटेड नहीं होता। देखिए ये प्लॉजिव है या फिर किसी और मैकेनिज्म से बोला गया है, ये किस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ जो हमारा साउंड प्रोडक्शन
का पूरा पार्ट है उसमें से कहां से इसको जनरेट किया गया है, ये सारी चीजें तो फोनीम तक रिलेटेड है। लेकिन फिर भी कुछ फीचर्स ऐसे आते हैं जो एक फोनीम तक लिमिटेड नहीं है, and they cannot be described at the level of single segments. They are above level of one particular phoneme, and that is why they are called suprasegmental. मतलब ये एक या दो फोनीम से मिलकर, जैसे यहां पर अपन बात करें या यहां पर अपन बात करें, ये मिलकर एक पर्टिकुलर एक ऐसा सेगमेंट बनाते हैं जो एक फोनीम से ऊपर आता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सुप्रा सेगमेंटल, अबव सेगमेंट। ये सुप्रा सेगमेंटल फीचर्स ही प्रोसोडी के स्टडी का बेस बनते हैं। थोड़ा सा एक और इंटरेस्टिंग आज चीज आप देखिए, मे बी आप लोग जानते हो, मे बी आप लोगों के लिए कुछ नई चीज है। हम अगर ह्यूमन अटरेंस को दो पार्ट में बांटे तो एक तरफ तो हमारे पास पूरा पूरा फोनेटिक्स की स्टडी के लिए आ जाता है सेगमेंटल, जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं फोनेटिक्स को, जो इंडिविजुअल फोनीम यूनिट तक लिमिटेड है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास आता है नॉन सेगमेंटल, मतलब इसका कहने का मतलब है सेगमेंट से इससे रिलेशन नहीं है। इस नॉन सेगमेंटल को भी हम दो या तीन पार्ट में बांट सकते हैं। एक प्रोसोडिक, जो हम बेसिक स्टडी कर रहे हैं, जिसका रिलेशन मेलोडी से, रिदम से है। दूसरा पैरालिंग्विस्टिक और तीसरा नॉन लिंग्विस्टिक। पैरालिंग्विस्टिक वो फीचर है वॉइस के जो वॉइस क्वालिफायर्स हैं। कहने का मतलब है कि जिस तरह से आप जैसे कई बार गिगल करते हैं, आप गिगल करते हैं, गिगल करने का मतलब हंसना, या फिर आप साय करते हैं, या फिर आप ये साउंड निकालते हैं, दीज आर वॉइस क्वालिफायर्स। ये अपने आप के अंदर कोई पर्टिकुलर फोनीम की तरह सेगमेंट तो नहीं है, बट दे आर ऑब्वियसली अटरेंस, दे आर पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। तो इनको हम पैरा लिंग्विस्टिक, जिनकी स्टडी हम लिंग्विस्टिक में नहीं कर सकते, वहां की जाती है। गिगलिंग इसका है। नॉन लिंग्विस्टिक का मतलब है वोकल रिफ्लेक्सेस। सर्टेन टाइम्स जो वोकल रिफ्लेक्स ऑटोमेटिकली निकल कर आता है, विच इज ऑटो जेनरेटेड, जो किसी पर्टिकुलर एफर्ट का नहीं है। ध्यान रखिए, लिंग्विस्टिक के अंदर सब कुछ स्टडी किया जाता है विच इज प्रोड्यूस्ड वॉलेंटरली, लेकिन नॉन लिंग्विस्टिक के अंदर स्टडी किया जाता है उन वोकल रिफ्लेक्सेस को विच आर नॉन वॉलेंटरी, जो अपने आप ऑटोमेटिकली जनरेट होते हैं। तो ये दोनों नॉन सेगमेंटल है, मतलब इनको सेगमेंट्स में स्टडी नहीं किया जा सकता। और साथ ही नॉन सेगमेंटल में प्रोसोडिक है, जिनको स्टडी, जिनको काउंट किया जा सकता है, पर ये एक पर्टिकुलर फोनीम तक लिमिटेड नहीं है, ये फोनीम से ऊपर जाते हैं। दैट इज व्हाई इनको हम प्रोसोडिक के अंदर स्टडी करते हैं। अब अगर हम देखें जो सुप्रा सेगमेंटल क्वालिटीज हैं, दे कैन बी रिलेटेड टू नॉन प्रोसोडिक क्वालिटीज। नॉन प्रोसोडिक का मतलब ही क्या हो गया? गिगलिंग, विस्पर, सॉब, विच आर पार्ट which convey certain message। तो लिंग्विस्टिक एलिमेंट तो हो गया इनके अंदर, क्योंकि जिस तरह से लिंग्विस्टिक कंपोनेंट कोई मैसेज को कन्वे करते हैं थ्रू द मीडियम ऑफ लैंग्वेज, छोटी यूनिट फोनीम, फिर सिलेबल, फिर लेटर, फिर वर्ड्स, इनके मीडियम से वर्ड आते ही उसके साथ हम बताते हैं कि ये वर्ड है और वर्ड का एक पर्टिकुलर मीनिंग है जो जनरेट हो रहा है। ठीक उसी तरह से पैरालिंग्विस्टिक जो ऑडिटरी इफेक्ट्स हैं, जैसे गिगलिंग, विस्पर, सॉब, ये अपना मीनिंग जनरेट करते हैं। तो बेसिकली ये है तो सुप्रा सेगमेंटल, बट दे आर नॉट प्रोसोडिक, दे आर नॉन प्रोसोडिक क्वालिटीज, दे आर नॉट स्टडीज एंड आर नॉट स्टडीड अंडर द डोमेन ऑफ प्रोसोडी। इनका अलग लिंग्विस्टिक में, प्रोसोडी के अंदर नहीं स्टडी करके दूसरे उसके अंदर किया जाता है। तो अब जब सब कुछ हट गया है, वी कैन नाउ डिफाइन व्हाट प्रोसोडी इज, या हम ये कह सकते हैं प्रोसोडी के अंदर स्टडी हम किसकी करते हैं? दोज ऑडिटरी कंपोनेंट्स, एलिमेंट्स, वो छोटे छोटे पार्ट ऑफ एन अटरेंस, जो भी ह्यूमन अटरेंस है, स्पेशली रिलेटेड विद पोइट्री, विच रिमेन, जो सब कुछ निकलने के बाद जब सेगमेंटल मींस फोनीम को हटा देते हैं, नॉन लिंग्विस्टिक एंड पैरालिंग्विस्टिक वोकल इफेक्ट्स इनको भी हटा देते हैं, हैव बीन रिमूव्ड। उसके बाद जो हमारे पास रह जाता है वो ही क्या कहलाता है? वो सुप्रा सेगमेंटल का वो पार्ट है जिसको हम किसके अंदर स्टडी करते हैं?
प्रोसोडी के अंदर स्टडी करते हैं। ना तो इसके अंदर सेगमेंटल मतलब फनीम की स्टडी की जाती है, ना ही इसके अंदर नॉन लिंग्विस्टिक या पैरालिंग्विस्टिक की स्टडी की जाती है। तो जो पहली यूनिट जिसकी हम स्टडी सुप्रा सेगमेंटल में, वैसे ये सुप्रा सेगमेंटल का पार्ट नहीं है, बट टू अंडरस्टैंड द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ सुप्रा सेगमेंटल, या फिर हम कहें प्रोसोडी के बेसिक एलिमेंट्स को समझने के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सिलेबल। नाउ व्हाट इज सिलेबल? सिलेबल, एज यू कैन सी, इट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ डिस्कशन। कोई भी प्रोसोडी से रिलेटेड डिस्कशन है, चाहे हम आगे मीटर तक जाएं, वो कहां से स्टार्ट होता है? द कॉन्सेप्ट, जो बेस है सिलेबल का। A syllable is the smallest unit of spoken language pronounced with a single uninterrupted sounding. देखिए बड़ा कंफ्यूजन है, अलग अलग जो लिंग्विस्ट्स हैं, अलग अलग जो इसके स्कॉलर्स हैं, दे हैव ट्राइड टू फाइंड आउट वन यूनिफॉर्म थिंग जिसके माध्यम से सिलेबल को डिफाइन कर सके, बट स्टिल देयर इज नो वन डेफिनेट डेफिनेशन। अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से कहा गया है। कुछ जने इसको, जो मेजॉरिटी ऑफ स्कॉलर्स हैं, प्रोमिनेंस से जोड़कर देखते हैं कि जहां पर एक पर्टिकुलर अनइंटरप्टेड साउंडिंग निकले, जिसका एक पर्टिकुलर साउंड ऐसा हो जो सिंगल हो, अनइंटरप्टेड हो, मतलब उसके अंदर चाहे फोनीम का कॉम्बिनेशन बैठ रहा हो, उसको वो क्या बोलते हैं? एक सिलेबल बोलते हैं। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंस है वो इस चीज का क्लैरिटी, जो मेन चीज है कि क्लैरिटी के साथ वो चीज प्रेजेंट की गई है। तो इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। फोनीम और इसके अंदर डिफरेंस यही है कि फोनीम के अंदर जरूरी नहीं है वो क्वालिटी, जो क्लैरिटी है, जो पिच है, उस लेवल तक पहुंचे, लेकिन सिलेबल with combination of either vowel sound or a consonant and vowel, अभी देखेंगे अलग अलग तरीके से वो बन सकता है, उससे वो इस यहां पर पहुंचता है। जो मेन क्वालिटी जो स्कॉलर्स मानते हैं वो है सोनोरिटी, या जिसको मैं सिंपल वर्ड्स में कह रहा था क्लैरिटी। तो देखिए जब एक अटरेंस होती है तो उस अटरेंस के अंदर देयर आर सर्टेन पार्ट्स विच आर on the height of sonority, clarity, and then they are not on the height, then there is height. जब जब हमारी utterance के अंदर देखिए, जो जैसे मैं बोल रहा हूं, आप you can find that there are certain sounds which are not at the high sonority, वो थोड़ी सी कम sonority के ऊपर है। तो जब peak of sonority आ जाती है, then it is called, what is sonority? I have given the English technical meaning also, acoustic energy। बोलने, किसी साउंड को अटर करने में जो एनर्जी निकलती है, और इसके आसपास, इस पीक के आसपास जो है वो क्या होते हैं? लेस सोनोरस साउंड्स होते हैं। ग्रीक लेटर सिग्मा को यूज किया जाता है एक सिलेबल को मार्क करने के लिए, फोनीम नहीं, सिलेबल को मार्क करने के लिए इस पर्टिकुलर लेटर को हम यूज करते हैं। तो एक जो सिलेबल है वो बेसिकली, जैसे मैंने बताया, फोनीम से हायर यूनिट है। हायर यूनिट है तो क्योंकि इंडिविजुअल नहीं होती, कॉम्बिनेशन भी हो सकता है और सिंगल भी हो सकता है, तो इसका एक स्ट्रक्चर होता है। उस स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं। इस पर्टिकुलर सिलेबल के स्ट्रक्चर को हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं। देखिए, ये मैंने आपको बताया था सिग्मा जो रिप्रेजेंट करता है सिलेबल को। ओके, नाउ इस सिलेबल, इस के दो बेसिक मेजर पार्ट होते हैं। वन इज ऑनसेट एंड द सेकेंड वन इज राइम। ओके, ऑनसेट जो होता है, इट इज अ कॉन्सोनेंट साउंड। ऑनसेट हमेशा एक कॉन्सोनेंट साउंड होता है, और राइम वापिस से दो पार्ट के अंदर बटा हुआ होता है। वन इज न्यूक्लियस एंड सेकेंड इज कोडा। अब आप इसके साथ इस तरह से भी लगा सकते हैं मार्क, जिसका कहने का सेंस यह है कि एक सिलेबल के अंदर ऑनसेट और कोडा आर ऑप्शनल कंपोनेंट। कहने का मतलब यह है कि एक सिलेबल में न्यूक्लियस, जिसका बेसिक मीनिंग होता है सेंटर, उसका होना तो एसेंशियल है, वो तो होगा ही, लेकिन ऑनसेट और कोडा दोनों या दोनों में से कोई एक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये जो ऑनसेट और कोडा होते हैं,
ये दोनों ही कॉन्सोनेंट होते हैं, जबकि न्यूक्लियस इज ऑलवेज अ वाउल साउंड, वो हमेशा एक वाउल साउंड ही होती है। इस स्ट्रक्चर को आगे देखते हुए हम समझ सकते हैं कि सिलेबल दैट एंड इन अ वाउल, इसका मतलब जिसके बाद कोडा नहीं होता, तभी वाउल पे एंड हो सकते हैं। हमने स्ट्रक्चर में कहा कि एक ऑनसेट होता है, एक न्यूक्लियस होता है और एक कोडा होता है। ऑनसेट एक कॉन्सोनेंट होता है, न्यूक्लियस एक वाउल होता है और कोडा एक कॉन्सोनेंट होता है। अब हम कह रहे हैं वो सिलेबल जो वाउल में एंड होते हैं आर कॉल्ड ओपन सिलेबल। वाउल में एंड होने का मतलब है उस सिलेबल के अंदर कोडा पार्ट नहीं होता है। मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर ऑफ ओपन सिलेबल्स आर जिसमें ना ऑनसेट हो ना कोडा, कोडा तो होगा ही नहीं ओपन सिलेबल में, सिंपल क्या हो, एक वाउल ही हो, मतलब ये न्यूक्लियस इसका हो गया। फॉर एग्जाम्पल आई, आप अगर देखेंगे आई ये एक डिप्थोंग साउंड है, इससे ना पहले कोई कॉन्सोनेंट साउंड आई ना बाद में कोई कॉन्सोनेंट साउंड आई। दूसरा स्ट्रक्चर हो सकता है ऑनसेट कॉन्सोनेंट और उसके बाद न्यूक्लियस वाउल, जैसे मी। अगर इसमें आप देखेंगे जो स्टार्ट हुआ इस सिलेबल का वो साउंड से हुआ जो एक कॉन्सोनेंट है और उसके बाद ए जो एक वाउल है, तो ये क्या बना, सीवी स्ट्रक्चर। इसके बाद सी सी वी। आपको जो गौर करने वाली बात है, इस सी के साथ वापस से सी है, तो इसका मतलब देखिए इसको हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट क्लस्टर। कॉन्सोनेंट क्लस्टर का मतलब होता है व्हेन टू कॉन्सोनेंट्स अकर टुगेदर, टू और मोर कॉन्सोनेंट्स, दो या दो से ज्यादा कॉन्सोनेंट साथ में आए विदाउट वाउल। तो निश्चित रूप से अगर वाउल नहीं है तो हिंदी में जिसको अपन बोलते हैं आधा वर्ण वो गिना जाता है। यू लुक एट दिस पर्टिकुलर वर्ड स्पाई। नाउ इफ वी राइट दिस इन हिंदी, spy, you can see this two sounds are there and then one diphthong I, so it is C C V। ये तीनों ही ओपन सिलेबल इसलिए कहलाएंगे क्योंकि तीनों का एंड जो हो रहा है वो एक वाउल साउंड से हो रहा है, इसके अंदर कोडा नहीं है। नेक्स्ट ट्रिपल कॉन्सोनेंट, जो ऑनसेट है वो तीन कॉन्सोनेंट। इससे एक और रूल अपने को पता चल गया कि ऑनसेट में नंबर ऑफ सिलेबल्स फिक्स नहीं है। सो यू कैन से सी 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 एंड वी। स्प्रे, नाउ वी हैव हाफ हाफ and last is a which is a vowel sound. So you can see consonant cluster of 3, consonant cluster of 2। ये सारे एग्जाम्पल स्ट्रक्चर्स हैं ओपन सिलेबल के। नाउ सिलेबल्स जिनके एंड के अंदर एटलीस्ट वन कॉन्सोनेंट होता है, मतलब इसके स्ट्रक्चर के अंदर ऑनसेट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, न्यूक्लियस तो होगा ही और कोडा भी जरूर होता है, तो ऐसे सिलेबल के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, क्लोज्ड सिलेबल बोलते हैं। तो इसके एग्जांपल हम खूब सारे हैं। फॉर एग्जांपल इसके अंदर ऑनसेट नहीं है, वाउल एंड कॉन्सोनेंट एम, ए और या फिर सबसे कॉमन ऑनसेट न्यूक्लियस कोडा मैन, या फिर न्यूक्लियस and consonant cluster as coda, and here is an, and t. Then we have this structure bond where this is onset or this is nucleus or d. ये these sound are consonant cluster. Then we have this is nucleus and this is consonant cluster. Ands. Then we have this is onset, this is nucleus and then consonant structure cluster as coda. There are some more
we have taken this bands, then we have, look at this, how long it can be, 6. It's very difficult to speak because there is no vowel for a long time. There's and so once again it's a very difficult. That is why there are very few words with these structures. Then we have brag, then we have brags. You can see different plants, spring, springs, and splends. You can see this is onset, this is nucleus, and this is coda. So these are the structures of syllable. मुझे ऐसा लगता है कि सिलेबल का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से एक पर्टिकुलर प्रोमिनेंस के साथ सोनोरिटी, जिसको हम टेक्निकली बोल सकते हैं, एक साउंड इंडिपेंडेंट निकले उसको सिलेबल कहते हैं, और उसका स्ट्रक्चर इस तरह से अलग अलग ओपन और क्लोज का हो सकता है, लेकिन जो न्यूक्लियस है, जो वाउल साउंड है, उसका होना सिलेबल में जरूरी है। यह बात समझ में आने के बाद अब हम पहले सुप्रा सेगमेंटल एलिमेंट की तरफ चलते हैं, दैट इज पिच। अब व्हाट इज पिच? आसान है समझना, क्योंकि डेली लाइफ के डेली कन्वर्सेशन में वी विटनेस जो पिच के अंदर चेंज होते हैं, हाई पिच, लो पिच, वो हम देख सकते हैं। इट इज द नंबर ऑफ वेरिएशन। नंबर ऑफ वेरिएशन मींस, जैसे देखिए हार्ट बीट है, हार्ट बीट जिस तरह से लगातार क्या होती रहती है, फ्लक्चुएट होती रहती है। आप कोई काम कर रहे हैं एक्सर्शन वाला, उसके अंदर तेजी से होती है, आप रेस्ट कर रहे हैं तो थोड़ा कम होती है। सो लाइक दिस, जिस तरह से हार्ट बीट में नंबर ऑफ वेरिएशन मेड पर सेकेंड बाय साउंड प्रोड्यूसिंग बॉडी। नाउ आवर साउंड प्रोड्यूसिंग बॉडी लिरिक्स से ऊपर जो जिस तरह से हो रही है, उसके अंदर जब एयर का एक पुश आता है, एयर मैकेनिज्म का पुश आता है, वाइब्रेशन होता है, तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन के अंदर जो वेरिएशन आता है, ऊपर नीचे जाना पर सेकंड। देखिए बिल्कुल एक फिजिक क्वालिटी की तरह हमने बात कर दी। जैसे फिजिक्स के अंदर हम मेजरमेंट करते हैं कि पर मिनट कितने चला, पर मिनट कितना, या पर केजी क्या हुआ, इसी तरह से एक फिजिकल यूनिट है, इट इज मेजरेबल। पहले ही हमने बात कर ली थी कि प्रेसिडी इज स्टडी ऑफ मेजरेबल। सुप्रा सेगमेंटल, क्योंकि पिच इज नॉट लिमिटेड टू वन पर्टिकुलर फनीम, ये एक पर्टिकुलर फ्लो देखा जाता है। इवन ये तो सिलेबल तक भी लिमिटेड नहीं है, ये वर्ड तक भी लिमिटेड नहीं है, इट गोज टू द होल स्टेटमेंट। तो इस वजह से ये सुप्रा सेगमेंटल एलिमेंट है। इट्स फिजिकल काउंटर पार्ट इज फ्रीक्वेंसी। फिजिकल काउंटर पार्ट का मतलब यह है कि इस साउंड को फिजिक्स के अंदर या किस तरह से हम मेजर कर सकते हैं, हर्ट्ज के अंदर कर सकते हैं। एक बहुत कॉमन टर्म है हर्ट्ज, आपने ब्रॉडकास्टिंग के अंदर सुना होगा। अलग अलग हर्ट्ज पर, फ्रीक्वेंसी वेव्स के अंदर अलग अलग चैनल्स ब्रॉडकास्ट होते हैं। ह्यूमन बींग्स के अंदर इट्स अ वेरी नेचुरल फेनोमेना। एक ही पर्सन, पहली बात तो ये हर पर्सन का बायोलॉजिकल जो पिच है वो बहुत अलग अलग हो सकता है, और एक ही पर्सन का अलग अलग सर्कमस्टांसेस में भी वो किस पर्टिकुलर वे में बोल रहा है, स्पीकिंग इन एंगर, स्पीकिंग फुल ऑफ इमोशन, स्पीकिंग इन अ बोरिंग मैनर, वहां पर भी पिच अलग अलग हो सकता है। दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी भी देखिए ये बोल रहा हूं, जब हाई पिच होता है, जब व्हेन वी आर इन इमोशन, एंरेज, पैशनेट, तब हमारी जो पिच होती है वो नॉर्मल पिच से ज्यादा होती है। स्पेशली ड्यूरिंग आर्ग्यूमेंट आप देख सकते हो पिच हाई चली जाती है। एंड समटाइम्स व्हेन वी आर इन अ फॉर्मल कन्वर्सेशन, व्हेन वी आर फीलिंग हेजिटेशन, हमारी पिच ऑटोमेटिकली डाउन हो जाती है। व्हेन वी आर हैविंग कन्वर्सेशन विद आवर क्लोज फ्रेंड्स, इंटीमेट कन्वर्सेशन, हमारी पिच ऑटोमेटिकली डाउन हो जाती है। सो it depends upon, it varies from person to person, it depends on type of sentence, it depends on the context। तो पिच एक बहुत ही वेरिएबल टाइप का एलिमेंट है। Men have thicker and longer vocal cords फिजियोग्नॉमी के अंदर than women and children। तो
तो इस वजह से जो मॉडल पिच है मैन वॉइस की वो जनरली लोअर होती है, क्योंकि देयर इज अ लॉन्गर पैसेज। तो जो हाईनेस है पिच की वो डिक्रीज हो जाती है। और विमेन और चाइल्ड के, क्योंकि उनका जो वोकल फोल्ड्स होते हैं, वोकल कॉर्ड्स होते हैं, वो दे आर स्मॉलर, तो उनका जो पिच होता है इट हैज हायर फ्रीक्वेंसी, तेजी से बोली जाती है। इसी को हम पतली और भारी आवाज के माध्यम से भी हिंदी में कई बार सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करते हैं। मेजरमेंट ऑफ पिच इन लिंग्विस्टिक, जब एक पर्टिकुलर पैटर्न, नॉट अ पर्टिकुलर सेंटेंस, नॉट अ पर्टिकुलर अटरेंस, लेकिन किस पैटर्न के अंदर कोई बात कही जा रही है, तब हम उसको क्या कह देते हैं, इंटोनेशन कह देते हैं। सो इंटोनेशन इज टोटली लिंक्ड विद पिच। आपका पिच एक पर्टिकुलर अटरेंस के दौरान, अगर वर्स है तो एक पर्टिकुलर वर्स में किस तरह से उसको इंटोनेशन कहते हैं, और यही इंटोनेशन एक्चुअली में मेलोडी का पार्ट बनता है। इन सम लैंग्वेजेस इट इज नॉट पार्ट, लेकिन कुछ लैंग्वेजेस में यही बनता है। अब देखिए आप, एक ये जो डायग्राम है थोड़ा सा कोशिश कर रहा है समझाने की, जैसे एक स्टैंडर्ड जो बिल्कुल स्टेडी है, विच इज रेयर, मेडिटेशन या कोई पर्टिकुलर मंत्र पढ़ते वक्त हो सकता है इस टाइप का हो, अदरवाइज हाई एंड लो, हाई एंड लो, हाई एंड लो, इट गोज ऑन, इट गोज ऑन। ठीक है, तो ये एक पिच का जनरली है। अब हम बात करें इंटोनेशन की, ये भी एक प्रोसिडी का इंपॉर्टेंट पार्ट है। द मेन टाइप्स ऑफ इंटोनेशन, अलग अलग लैंग्वेज में उसको देर आर मेनी वेज टू डिस्क्राइब दीज। इंग्लिश के अंदर पहला जो इंपॉर्टेंट है वो है फॉलिंग इंटोनेशन। ये जनरली ऐसे स्टेटमेंट्स के अंदर होता है जो स्टेटमेंट्स हाई पिच से स्टार्ट होते हैं, बट ग्रेजुअली दे कम डाउन टू द लोअर लेवल। वो फिनिश कहां होते हैं, एक लो पॉइंट पर होता है। डिक्लेरेशन, यस एंड नो क्वेश्चंस जो होते हैं, उनके अंदर हम दिस फॉलिंग इंटोनेशन को यूज करते हैं। आप देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर पिच जो है वो बेसिकली स्टार्ट होकर धीरे धीरे वो नीचे आ रही है। एम्फेसिस, इसका मतलब क्या होता है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस पे होता है, लास्ट पार्ट एक लो पिच के अंदर बोला जाता है। इसका जो अपोजिट होता है वो है राइजिंग इंटोनेशन, जिसके अंदर हम लो पॉइंट से स्टार्ट करते हुए हाई पॉइंट पर जाते हैं एंड ऑफ द अटरेंस की तरफ, जैसे WH क्वेश्चन में अनफिनिश्ड थॉट्स के अंदर, और सरप्राइज जो एक इजीली आप समझ सकते हैं, वहां पर जाकर पिच जो है एंड में जाकर रेज होता है। थर्ड टाइप है राइजिंग एंड फॉलिंग। ये पिच जो है वो स्टार्ट होता है, राइज होता है, एक पॉइंट पर पहुंचता है और उसके बाद ये नीचे गिरना शुरू होता है। दैट एक्सप्रेस डाउट, सरकाज़्म, नॉन फाइनलिटी, तो यहां पर पिच ऊपर और फिर नीचे आता है। सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिचेस। सेकेंड जो एलिमेंट है सुप्रा सेगमेंटल का, वो है क्वांटिटी, या फिर हम इसको कहते हैं ड्यूरेशन। देखिए ये बात तो तय है कि पिच क्योंकि अलग अलग पर्सन्स की अलग अलग है, कॉन्टेक्स्ट से चेंज होती है, तो खाली पिच तो वो चीज हो नहीं सकती जो किसी वर्ड्स की मेलोडी या रिदम को डिसाइड करे। अगर ऐसा हो तो एक पोएम में रिदम हो ही नहीं, क्योंकि हर पर्सन का अपना अलग अलग पिच है, तो देयर इज समथिंग एल्स। तो मैनी जो क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं लाइक संस्कृत, लैटिन लैंग्वेजेस, उनमें ये काम किसके द्वारा किया जाता है, क्वालिटी, या इसका फिजिकल एस्पेक्ट ड्यूरेशन। इसका कहने का मतलब यह है कि जो फोनीम्स हैं या जो सिलेबल्स हैं, हर सिलेबल का अटरेंस के टाइम जो ड्यूरेशन है वो इक्वल हो, ये जरूरी नहीं है। सो दे डिफरेंट सिलेबल्स टेक डिफरेंट टाइम. We can utter the same syllable with different quantity depending upon the situation. The quantity or length of a syllable is measured in millisecond. जैसे उसको हमने मेजर करा था हर्ट्ज के अंदर, तो मेजरेबल है। इसी तरह से कितने मिली सेकेंड के अंदर एक पर्टिकुलर सिलेबल को बोला गया, वो हम मेजर करते हैं, क्वालिटी और या ड्यूरेशन उसको बताते हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक आप एग्जाम्पल से इसको समझ सकते हैं। आर यू इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक? देखिए ये मैंने एग्जाम्पल दिया है फॉलिंग टोन का, ये यस नो क्वेश्चन है। आर यू इंटरेस्टेड इन द टॉपिक? आर यू इंटरेस्टेड इन द टॉपिक? सो इट इज बेसिकली फॉलिंग टोन।
Are you interested in the topic? Now, there can be two answers. First is an answer which shows I'm not much interested, but I have to say yes. So that will be yes. But other one will be either I'm very much excited or I'm thinking about it. So I will say yes, 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 yes. Duration. The duration has changed. The same syllable is taking different duration. दोनों syllable में अलग अलग duration लग रही है. This is what quantity indicates. Now, the first syllable in the word remark, look at this, remark is shorter than the second syllable. Listen carefully. Remark. Remark. Mark has longer time and re has short. But in this particular word, vocal. Vocal. First is longer and second is shorter. ये जो लॉन्ग और शॉर्ट का आपस में मैच होता है, ये एक रिदम को क्रिएट करता है. फॉर एग्जाम्पल, आप क्रम से ऐसा लगाएं, लॉन्गर शॉर्टर, लॉन्गर शॉर्टर, लॉन्गर शॉर्टर, या फिर शॉर्ट शॉर्ट लॉन्गर, शॉर्ट शॉर्ट लॉन्गर. ऑब्वियसली जैसे मैंने फर्स्ट स्टार्टिंग में ही बोल दिया था, टाइम एंड ट्यून. इस वजह से क्या होता है, एक रिदम मेलोडी क्रिएट होती है. नाउ रिदम इज अबाउट रेकरेंस, जो मैंने आपको बताया था, रेगुलर इंटरवल पर होना. क्वांटिटी इज कंसिडर्ड. ऑब्वियसली जब आप लॉन्ग एंड शॉर्ट के इस पैटर्न को फॉलो करेंगे लंबे टाइम तक, तो वहां पर क्या होगा, रिदम का क्रिएट होगा. तो क्वांटिटी और ड्यूरेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स. इनफैक्ट संस्कृत, ग्रीक, लैटिन जैसी जो क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, उनके अंदर यही प्रोसोडी का मेन बेस होता है, और इसी वजह से वहां की रिदम को हम क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव रिदम बोलते हैं, बिकॉज इट इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ अ पर्टिकुलर सिलेबल. उन सब के अंदर इंपॉर्टेंट क्या है कि किस तरह से सिलेबल्स को सेट किया हुआ है. नाउ इंग्लिश के अंदर इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि रिदम डिसाइड द लेंथ ऑफ अ सिलेबल. इन सब के अंदर तो जो लेंथ ऑफ सिलेबल है वो डिसाइड कर रही है कि रिदम क्या होगी. मतलब अगर लेंथ इस तरह से चल रही है तो रिदम ये होगी, अगर लेंथ को हमने उसका ऑर्डर चेंज कर दिया है तो रिदम चेंज हो जाएगी. बट इन इंग्लिश हम पहले ही रिदम सेट करके बैठे हुए हैं, जो अब थर्ड यूनिट में पढ़ेंगे, और वो डिसाइड करता है कि एक पर्टिकुलर सिलेबल लॉन्गर बोला जाएगा या शॉर्टर बोला जाएगा. वो चीज जो डिसाइड करने वाली है वो है स्ट्रेस. अगर किसी सिलेबल के ऊपर एक्सेंट या स्ट्रेस है तो उसको हम लॉन्गर बोलते हैं, लेकिन अगर उसी सिलेबल पर दूसरे केस में स्ट्रेस नहीं है तो उसको हम शॉर्टर बोलते हैं. सो इट इज लेंथ ऑफ द सिलेबल डिसाइड नहीं करती रिदम, बल्कि रिदम डिसाइड करती है लेंथ ऑफ अ सिलेबल. Thus the same syllable can be short or long depending upon the requirement of the rhythm. अगर रिदम के अंदर रिक्वायरमेंट है तो वही सिलेबल लॉन्गर बोला जाएगा, अदरवाइज शॉर्टर बोला जाएगा. Look at this pair of word, even without particular poem example. Look at this particular vowel sound a. Here it is short, because यहां पर जो दोनों तरफ कॉन्सोनेंट है उसकी वजह से इसको सिंपल आ साउंड बोला जाता है, शॉर्ट. वेयर इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल इट इज शॉर्ट, सो ड्यूरेशन इज इंक्रीज. तो एक ही सिलेबल साउंड, पर्टिकुलर सिलेबल क्या, एक ही पर्टिकुलर साउंड जो है उसका ड्यूरेशन चेंज हो सकता है. सो द सेम वावल साउंड, ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर क्या है, इस स्ट्रक्चर के कारण ये क्या हो रहा है कि वहां पर तो छोटा बोला जा रहा है, इसका ड्यूरेशन कम है, और यहां पर बड़ा बोला जा रहा है. तो इसी के साथ हम आते हैं सुप्रा सेगमेंटल के थर्ड पार्ट पर, जो इंग्लिश प्रोसोडी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेस या एक्सेंट. दोस्तों, स्ट्रेस डिग्री ऑफ लाउडनेस. तो पहला हमने पिच देखा था, वो था फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज के अंदर. दूसरा हमने क्वांटिटी देखा था, वो था ड्यूरेशन
मिली सेकेंड के अंदर, और तीसरा है लाउडनेस डेसिबल के अंदर, जिसको काउंट किया जाता है. इट इज द फोर्स विद विच अ पर्टिकुलर सिलेबल इज अटर्ड, सो इट इज मेजर्ड इन डेसिबल. तीनों का मैंने आपको फिजिकल काउंटर पार्ट बता दिया, और इससे डिसाइड होता है जो हमने फर्स्ट स्टार्टिंग में बात करी थी कि ये मेजरेबल फीचर्स एलिमेंट है. A stressed syllable is pronounced louder and with prominence. अभी हमने जो पढ़ा कि जरूरी नहीं है जो लाउड हो वो लॉन्गर हमेशा ही हो. दो अलग अलग फीचर्स हैं. एक सिलेबल लॉन्गर हो सकता है लेकिन वो अनस्ट्रेस्ड हो सकता है, वहीं एक सिलेबल शॉर्टर हो सकता है लेकिन स्ट्रेस्ड हो सकता है. लेकिन जनरली देयर इज कोइंसिडेंस. मतलब है जनरली जो सिलेबल स्ट्रेस्ड होता है वही सिलेबल लॉन्गर भी होता है. ऐसा जो मीटर होता है उसको एक्सेंचुअल क्वांटिटिव मीटर कहेंगे. मतलब उसमें एक्सेंट भी काउंट कर रहे हैं, क्वांटिटी भी काउंट कर रहे हैं. जनरली प्रोमिनेंस के, लेकिन नेसेसरीली नहीं है कि जो लाउडर हो वो लॉन्गर भी हो. अब ये जो स्ट्रेस है ये वंस अगेन जिस तरह से हमने देखा था कि पिच के अंदर बात होती है कि पूरे स्टेटमेंट पे चलता है, तो ये स्ट्रेस भी एक तरफ तो स्पीच स्ट्रेस है और दूसरी तरफ व्हेन वी कम टू पर्टिकुलर प्रोसीडी तो वहां हम बात करते हैं वर्ड्स स्ट्रेस की, जो मीटर को स्टडी करता है या मीटर को एनालाइज करता है. लेकिन जो स्पीच स्ट्रेस है वो हमारा नेचुरल स्पोकन, स्पेशली इंग्लिश नेटिव स्पीकर्स, उनका वे ऑफ स्पीकिंग है. वंस अगेन व्हाट हैपेंस कि नॉर्मल स्पीच या प्रोज के अंदर स्ट्रेस सर्टेन वर्ड्स पर होता है और लैक ऑफ स्ट्रेस दूसरे वर्ड्स के ऊपर होता है. जब हम इनको वर्ड्स में चेंज करते हैं तो जरूरी नहीं जिनको नॉर्मल लैंग्वेज में हम जिन वर्ड्स को सिलेबल को स्ट्रेस करें वो वर्ड्स के अंदर भी वैसे हो. वर्ड्स के अंदर एक्सेंट बहुत अलग ढंग से काम करता है नेचुरल स्पीच की तुलना में. Now, in most languages, there is only one syllable per word. अगर बहुत बड़ा जिसको हम पॉलीसिलेबिक वर्ड बोलते हैं ऐसा ना हो, अगर वो डाइसिलेबिक या ट्राइसिलेबिक भी है तो देयर इज जनरली वन सिलेबल पर वर्ड, जिसमें प्रोमिनेंस, जिसमें जो फोर्स होती है वो स्ट्रेस एक पर्टिकुलर सिलेबल पर ही होता है. और इंग्लिश के अंदर जनरली इट इज on the first syllable in nouns and on the second syllable in verbs. It is called primary stress और IPA इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट्स के अंदर इसको हम इस अपर टिक मार्क कहां पर, सिलेबल से जस्ट पहले, बिफोर द ऑनसेट ऑफ द सिलेबल विद द प्राइमरी स्ट्रेस. इन द वर्ड एक्सीडेंट विच इज फोनेटिकली रिटन इन दिस IPA में इस तरह से लिखा हुआ है. अब नाउ लुक एट सिलेबल्स. अगर हम इसके देखें तो एक्सीडेंट तीन सिलेबल हैं, एक, ये दो और ये तीन. इसके अंदर इट इज बेसिकली ए नाउन, जो यहां पर आप देख सकते हो हमने मार्क कर दिया है. सो जब हम इसको बोलते हैं व्हेन इट इज स्पोकन इट इज एक्सीडेंट, तो देयर इज स्ट्रेस, जो फ्लो है एयर का, जो फोर्स है वो यहां पर आती है. पहले सिलेबल पर है, यहां मार्क कर दिया. लेकिन सम लॉन्गर पॉलीसिलेबिक वर्ड्स के अंदर कई बार दो स्ट्रेस सिलेबल या तीन स्ट्रेस सिलेबल होते हैं, जिनके अंदर फर्स्ट तो एक तो हो ही गया जिसको प्राइमरी बोला है, एक सेकेंडरी होता है जो अनस्ट्रेस की तुलना में तो प्रोमिनेंस से बोला जाता है लेकिन प्राइमरी स्ट्रेस की तुलना में कम प्रोमिनेंस से बोला जाता है. उसको ऑनसेट से पहले डाउन से दिखाते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसमें देखें, इसी वर्ड के अंदर अब जब हम एक सफिक्स अल लगा देते हैं तो अब इसके अंदर कितने हो गए और सिलेबल बढ़ गए, एक्सीडेंटल, 1 2 3 और 4. अब आप देखिए यहां पर चेंज हो गया है. पहले इसको प्राइमरी स्ट्रेस के साथ बोला गया था एक्सीडेंटल, अब इसको एक्सीडेंटल. तो यहां पर आपका जो स्ट्रेस है
वो सॉरी सेकंड पर चला गया है, यहां पर चला गया है। पहला तो हो गया है सेकेंडरी स्ट्रेस, और सेकंड नहीं थर्ड सिलेबल जो है वो क्या हो गया है, वो प्राइमरी हो गया है। फर्स्ट वन हैज द सेकेंडरी एंड द थर्ड वन हैज द प्राइमरी स्ट्रेस। मेजॉरिटी जो यूरोपियन लैंग्वेजेस हैं उनके अंदर जो लैटिन लैंग्वेज से डिराइव की गई हैं वो सिलेबल टाइम्ड है। इसका मतलब उनमें ड्यूरेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेचुरल रिदम जो है नंबर ऑफ सिलेबल, कितने नंबर्स लिए गए हैं वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस के अंदर। जबकि इंग्लिश जो जर्मन, बेसिकली जर्मन वेस्ट जर्मेनिक लैंग्वेजेस से डिराइव की गई है, वो कहां पर स्ट्रेस प्लेस किया गया है, रिदम उससे काउंट होती है। तो इसी तरह से दो टाइप का एक आप पढ़ सकते हैं, या मीटर में हम देखेंगे स्प्रंग रिदम, जिसके अंदर नंबर ऑफ स्ट्रेस सिलेबल वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन जनरली जो इंग्लिश रिदम है वो ये है कि किस तरह से फ्लो चल रहा है। जो स्ट्रॉन्ग पोजीशन है एक सिलेबल की उसको टेक्निकली बोलते हैं इक्टस, जिसको इस डैश से आइडेंटिफाई करते हैं, और जो वीक पोजीशन है मतलब जो अनस्ट्रेस्ड है उसको हम नॉन इक्टस बोलते हैं, और इस मार्क से, इस साइन से डेजिग्नेट करते हैं। इक्टस या फोर्स जो है वो हमेशा, जिसका मीनिंग क्या है, ब्लो, इंडिकेटिंग दैट एक्सेंटेड सिलेबल रिसीव अ ब्लो, जिसकी वजह से वो प्रोमिनेंट हो जाता है। और इंग्लिश वर्ड्स के अंदर इक्टस जो है वो हमेशा एक्सेंटेड सिलेबल के ऊपर आता है, उसी को फोर्स मिलता है। तो फंक्शन ऑफ एक्सेंट या स्ट्रेस इन इंग्लिश वर्ड्स इज टू क्रिएट द बीट। ये बीट क्या है, ये बीट वही यूनिट है जो रिदम को क्रिएट करती है टाइम और ट्यून के कॉम्बिनेशन के साथ। रेगुलर बीट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिदम इन इंग्लिश जस्ट एज ड्यूरेशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिदम इन क्लासिकल वर्ड्स। इंग्लिश के अंदर ये जो पैटर्न जब इस तरह से अनस्ट्रेस स्ट्रेस अनस्ट्रेस स्ट्रेस अनस्ट्रेस स्ट्रेस, या फिर स्ट्रेस, या फिर इस तरह से, इनको हम अभी पढ़ेंगे मीटर के अंदर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, कैसे इनको फीट बोलते हैं और कैसे अलग अलग कॉम्बिनेशन होते हैं। तो उसके अंदर तो लॉन्गर और शॉर्टर का कॉम्बिनेशन क्लासिकल वर्ड्स में, और इसके अंदर किस तरह से पैटर्न चल रहा है स्ट्रेस और अनस्ट्रेस का, वो क्रिएट करता है रिदम को। ये था दोस्तों हमारा पूरा आज का लेक्चर प्रोसिडी के बेसिक पर। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम मीटर से रिलेटेड सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। मीटर क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीटर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिदम एंड स्कैंजियन कैसे करते हैं, इन सब चीजों को। उसके लिए देखते रहिए आप लिटरेसिटी यूट्यूब चैनल एंड शेयर योर व्यूज रिगार्डिंग दीज वीडियोज। थैंक यू डियर फ्रेंड्स।